हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का पहला चैप्टर जो है मौसम तथा जलवायु। चलो शुरू करते हैं। मौसम अर्थ एवं परिभाषा। किसी स्थान पर थोड़ी अवधि की जैसे कुछ घंटों, एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय दिशाओं के योग को वहाँ का मौसम कहते हैं। यह है इसका मीनिंग। आगे है डेफिनेशन। जी टेटरी वार्ता के अनुसार मौसम वायुमंडल की दशाओं, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता तथा वृष्टि का योग है जो समय के अल्पकाल के लिए होता है। यह इसकी डेफिनेशन है। इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ तक। आगे इसमें कुछ उदाहरण, ये दशाएं, जैसे ही ये दशाएं बदलती है वैसे ही मौसम बदलता है। उदाहरण तो आज सुबह ठंड थी, दोपहर को बादल छाए और शाम को सुहावना मौसम आदि। नीचे एक और डेफिनेशन है जिसे आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि एच जे क्रिसफील्ड ने मौसम को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है। वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की दशा को मौसम कहा जाता है। इसका संबंध वायुमंडल के अंदर तथा वायुमंडल और पृथ्वी के बीच संपन्न होने वाली ऊर्जा के बृहस्पति विनिमय तथा इसकी अल्पकालिक भिन्नताओं से है। अब आगे है मौसम के तत्व और दशाएं, जिसमें है तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता में एक आदि मौसम के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। यदि इनमें किसी एक तत्व में परिवर्तन आए तो अन्य तत्वों में बदलाव आना स्वाभाविक है। कई बार मौसम का एक तत्व अन्य तत्वों के अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी आधार पर मौसम वहाँ का नाम दिया जाता है। वहाँ का मौसम इसी आधार पर नाम दिया जाता है। महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर मौसम पर प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि मेघाच्छादन, जब किसी दिन आकाश में बादल छाए हों और सूर्य दिखाई नहीं दे, उसे कहते हैं मौसम मेघाच्छादन। आगे है आर्द्र, जब वर्षा वाले दिन जब वायु आर्द्रता सामान्य से अधिक होता है, अर्थात मतलब वायु में नमी छाई हुई है, तो उसे मौसम आर्द्र कहते हैं। उमस वाला, जिस दिन बहुत गर्मी होती है, मतलब आँखों मतलब ऐसा लगता है फेस पे कि चिपचिपा हो रहा है, उसे कहते हैं उमस वाला दिन। तूफ़ानी हवा, जिस दिन तेज़ वायु चल रही होती है तो कहा जाता है वो तूफ़ानी। जैसे आंधी चल वाला मौसम होता है। खिला मौसम, जब आकाश में बादल न छवाए, धूप खिली हुई हो, तो कहा जाता है उस मौसम धूप युक्त या खिला हुआ मौसम कहते हैं। जहाँ पे ना गर्मी होती है और मौसम एकदम सुहावना होता है, पिकनिक के लिए जाता है, ये अच्छा माना जाता है। मौसम समय तथा स्थान के अनुसार बदलता है। एक समय पर दो निकट स्थान पर अलग अलग मौसम हो सकता है और कई स्थानों पर तो जीवन और परिस्थितियों को प्रभावित करने के लिए उसी मौसम का आना अनिवार्य होते हैं। आगे है जलवायु एवं परिभाषा। जलवायु किसी स्थान की पर्याप्त लंबे समय के लिए मौसमी दशाओं का सम्मिलित रूप है। ये इसका मीनिंग कर लो। जे ओयोडे ने भी कहा है कि जलवायु के इसमें लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं की विशेषताओं के बारे में किए गए निरीक्षण को निकाले गए निष्कर्षों से संबंधित होती है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। आगे कुछ इसकी परिस्थितियाँ, जैसे कई स्थानों पर होता है कि राजस्थान में जलवायु शुष्क होती है, पश्चिम बंगाल में आर्द्र, ग्रीनलैंड में जलवायु शीत और इंडोनेशिया में जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है। आगे कुछ और डेफिनेशन है इसकी यहाँ पे, जो आप चाहें तो उनमें तीनों में से कोई भी कर लो, वो आपकी इच्छा है। आगे करते हैं मौसम एवं जलवायु के तत्व। जिन तत्वों से विभिन्न प्रकार के मौसम जलवायु प्रकार की रचना होती है उन मौसम को जलवायु तत्व कहा जाता है। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण। वैसे तो सारे तापमान मतलब अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे जो तत्व है, तापमान एक ऐसा आधारभूत होता है जिस पर वायु के अन्य तत्व निर्भर करते हैं। तापमान के बारे में इसमें कुछ बताएगा, जैसे कि वायुमंडल में स्वेद, ऊष्मा अथवा ठंड की मात्रा को तापमान कहते हैं। ये आप याद कर ले, तापमान किसे कहते हैं। उसके बाद किसी स्थान का तापमान अनेक कारणों पर निर्भर, जैसे भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से दूरी, या फिर किसी ऊंचाई, सागर तट से दूरी, प्रबलित धाराएं, भूमि की ढाल, मेघ एवं वर्षा प्रमुख है। सामान्यतः तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम होता जाता है और समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर भी तापमान में कमी आती है। गर्म समुद्री धाराएं, उन पर बहने वाली पवनें निकटवर्ती क्षेत्र में तापमान को बढ़ाती है। सूर्य के समक्ष पड़ने वाली ढालों का तापमान अधिक होता है, जबकि विमुख ढालों पर तापमान कम पाया जाता है। तापमान में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर होते हैं। दैनिक तापांतर का संबंध मौसम से होता है और जबकि वार्षिक तापांतर का संबंध जलवायु से होता है। आगे है वायुदाब। वायुदाब है अन्य पदार्थों की गति वायु में भारी होती है, जिस कारण वायुदाब पैदा होता है। भूपृष्ठ पर तापमान का असमान वितरण वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न करता है। दो स्थानों के बीच वायुदाब में अंतर होने से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है, अर्थात इसमें वायुदाब भारी होता है
जिस कारण जब उच्च वायु दाब होता है उससे निम्न वायु की तरफ वायु प्रभावित होती है। हमेशा ये मतलब जैसे कि गर्म हवा है, मतलब गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ जाएगी। किस स्थान का वायु दाब वहाँ के तापमान, जलवाष्प और मात्रा, समुद्र तल की ऊंचाई आदि कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। आगे है पवने। पवने वायु के क्षैतिज संचलन के पवन कहते हैं। विश्व के प्रचलित पवने पृथ्वी वायुदाब पेटियों की स्थिति के अनुसार चलती है। सन्मार्गी पवने, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवने स्थायी अथवा प्रचलित पवनों के उदाहरण हैं, जिसके बारे में हम इन तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। आर्द्रता एवं वृष्टि। वायुमंडल में आर्द्रता जलवाष्प के रूप में उपस्थित है, जो अक्सर संगठित होकर बादलों का जन्म देती है। आर्द्रता का वर्षण वर्षा, ओले, बजरी तथा हिम के रूप में होता है। वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता इसके तापमान पर निर्भर करती है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसके जल धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आगे पहले इसके जो अंतर हैं वो कर लेते हैं मौसम और जलवायु में। मौसम किसी दिए गए समय वायुमंडल की भौतिक दशा को कहते हैं, जबकि जलवायु किसी स्थान के पर्याप्त लंबे समय से ली गई मौसमी दशाओं का योग है। मौसम अल्पावधि अर्थात एक दिन या एक सप्ताह के अंदर में वायुमंडल में दशाएं बदलती रहती है, मतलब एक हफ्ते में बदलता रहता है, लेकिन जबकि इसको जलवायु को बदलने में 30 से 35 वर्ष लगते हैं। मौसम में विभिन्न मौसमी तत्वों जैसे सौर विकिरण, वायु का तापमान, वायु भार, हवाएं, आर्द्रता, वर्षण तथा मेघों की मात्रा का कुल योग होता है। जलवायु में मौसम औसत मौसमी दशाओं से विचलन, चरण दशाओं तथा दी गई मौसमी दशाओं के प्रभावों की संभावनाओं को ही अध्ययन किया जाता है। मौसम के अध्ययन में वातावरण की दशाओं में वार्षिक परिवर्तनों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। जलवायु में वार्षिक परिवर्तनों का अध्ययन आवश्यक होता है। मौसम सामान्यतः छोटे क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि जलवायु बड़े क्षेत्रों के लिए संदर्भ रखता है। मौसम स्थायी होता है जो अक्सर बदलता है, लेकिन जलवायु लंबे समय तक स्थायी रहती है, लेकिन कुछ लंबे समय के बाद ये बदल जरूर जाती है। आगे है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश तथा भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती स्थान इससे दूर स्थित स्थानों की अपेक्षा गर्म होते हैं। भूमध्य रेखा के पास जो स्थान अधिक गर्म होते हैं, लेकिन इससे जितने दूर जाते हैं वहाँ पे तापमान मतलब ठंडा होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, इसी कारण यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। आगे है लंबवत किरणें। ये सूर्य की किरणों के अपेक्ष तिरछापन किसी स्थान पर उसी दो प्रकार से असर डालता है, जैसे कि लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक संकेंद्रित होने के कारण क्षेत्र को ज़्यादा गर्म रखती है। लंबवत किरणों की तिरछी किरणों की अपेक्षा धरातल पर पहुँचने में वायुमंडल की कम दूरी तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों की अपेक्षा तापमान ऊंचा रहता है। भूमध्य रेखा के निकट स्थिति के कारण इंडोनेशियन उष्ण जलवायु वाला तथा भूमध्य रेखा से दूर स्थित उच्च अक्षांशों में किनारे ठंडी जलवायु वाला देश है। आगे है समुद्र तल से ऊंचाई। जितना मतलब समुद्र तल से जितनी ऊंचाई होगी उतना तापमान मतलब ठंडा होगा। जैसे कि समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत तापमान 1.5 से कम होता जाता है, और ऊंचाई के साथ तापमान घटने की प्रवृत्ति के कारण ही पहाड़ मैदानों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। यद्यपि जलंधर शिमला के ही अक्षांश 31 डिग्री उत्तरी पर स्थित और शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जलंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा होता। अगर मान लो समुद्र के पास ही होता, अगर मतलब भूमध्य रेखा के पास इसी अगर गर्मी पड़ती तो मतलब शिमला पे तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन जलंधर में गर्मी होती। समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से जितनी दूरी होगी उतना तापमान पे असर पड़ेगा। मतलब जैसे जल देर से गर्म हो और देर से ठंडा होता है, समुद्र जल के इस समकारी प्रभाव के कारण तटवर्ती स्थानों के दैनिक वार्षिक तापमान कम और आर्द्रता अधिक होती है। समुद्र से दूर स्थित महाद्वीपों के आंतरिक भाग समुद्र के सरकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप वहाँ तापांतर अधिक और आर्द्रता कम होती है। उदाहरणतः मुंबई और नागपुर का अक्षांश 21 डिग्री उत्तरी और लेकिन समुद्र की निकटता के कारण मुंबई में नागपुर की अपेक्षा तापमान और तापमान तो कम रहता है और वर्षा अधिक होती है। जो मुंबई है मतलब वहाँ पे बारिश समुद्र तट के पास है, जिसके कारण उसमें तापमान तो कम रहता है और लेकिन वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आगे है प्रचलित पवनों की दिशा। समुद्र की ओर से बहने वाली पवनें नमी से युक्त
होती है और वे अपने मार्ग में पड़ने वाले स्थानों पर वर्षा करती है। इसके विपरीत महाद्वीपों के आंतरिक भागों में समुद्र की ओर चलने वाली पवनें शुष्क और उष्ण होती है और जो वाष्पीकरण में सहायक होती है। ऐसी पवनें वर्षा नहीं करती। मतलब जो समुद्र के पास होते हैं, मतलब जो शहर होते हैं वहाँ पे तो मतलब जो महाद्वीप होते हैं उसके अंदर तो मतलब बारिश हो जाती है, लेकिन जो छोटे छोटे टापू होते हैं वहाँ पे शुष्क और सहायक तो होती है उसमें वाली हवा, लेकिन वहाँ पे वर्षा कम होती है। उदाहरण भारत में गर्मियाँ चलने वाली मानसून पवनें समुद्र से आती है जो देश के अधिकांश भागों पर वर्षा करती है, जबकि शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से आने के कारण प्राय शुष्क होती है। समुद्री धाराएँ। गर्म समुद्री धाराएँ उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ये तो वैसे भी पहले बता दिया, जैसे उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की चलती हैं, जबकि ठंडी समुद्री धाराएँ ठंडे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर चलती है। गर्म धाराएँ तटीय भागों तापमान को बढ़ाकर कभी कभी वर्षा करने में सहायक सिद्ध होती है। ठंडी धाराएँ तटीय भागों का तापमान कम कर कोहरा उत्पन्न करती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में नॉर्वे की बर्डन नामक बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण सर्दियों में बर्फ जमने से बचा रहता है, जबकि कनाडा का क्यूबिक बंदरगाह अपेक्षाकृत निम्न अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद सर्दियों में ठंडी लेबररी धारा के प्रभाव से आकर बर्फ में जम जाता है। इतना ही नहीं, समुद्र की ओर से आने वाली पवनें गर्म धाराओं के संपर्क में आकर गर्म हो जाती है और भागों तापमान को ऊंचा कर देती है। इसी प्रकार ठंडी धाराओं के ऊपर गुजरने वाली समुद्री और पवनें ठंडी और आंतरिक भागों में तापमान, धुंध और कोहरा पैदा करती है। इसमें वैसे इम्पोर्टेंट तो इतना ही है। गर्म समुद्री धाराएँ उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती है, जबकि ठंडी धाराएँ ठंडे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर जाती है। गर्म धाराएँ तटीय भागों तापमान बढ़ाकर कभी कभी वर्षा करने में सहायक सिद्ध होती है। इतना कर ले चाहें तो इसका आगे करते हैं। बादलों का आवरण। साफ आसमान वाले मरुस्थलीय भागों में दिन के समय वायु अधिक गर्म होने के कारण छाया में भी तापमान ऊंचे पाए जाते हैं। जो मतलब बादलों का आवरण, अगर खुला स्थान है जैसे मरुस्थलीय जो रेगिस्तान है, जो सारा रेगिस्तान है, वहाँ पे बादल भी छाए रहे ना आ जाए तो भी वहाँ का तापमान गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के कारण धरती गर्म हो जाती है और वहाँ पे रात को ठंड भी बहुत होती है। अतः मरुस्थल के दैनिक तापमान अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत बादलों के घिरे आकाश और भारी वर्षा के कारण तिरुवनंतपुरम का तापमान कम पाया जाता है। पर्वत श्रेणियों की स्थिति। समुद्र से आने वाली पवनों के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोध बनकर खड़ा हो तो पवनें उसकी ढाल के सहारे ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर पवन तापमान गिरता है और पवन में जलवाष्प संग्रहित होकर पवन नामक की ढालों पर भारी वर्षा करते हैं। इसमें अगर मान लो समुद्र से हवा मानसून हवा पवनें चलती है और रास्ते में पहाड़ आ जाए तो वो पहाड़ के ऊपर की तरफ चलने जाते हैं, जिससे वो तापमान है वो कम हो जाता है और भारी वर्षा का कारण भी बन जाते हैं, वर्षा भी हो जाती है। हिंद महासागर की ओर गर्मियों में आने वाली मानसून पवनें मार्ग में हिमाचल प्रदेश श्रेणियों में बाधा खड़ी कर जिसके परिणाम स्वरूप पवनें हिमाचल के उस पर आगे करते हैं हम। भूमि का ढाल एवं सूर्य के संदर्भ में भूमि अभिमुखता। मन ढाल पर सूर्य किरणें संकेंद्रित हो जाती है, जिससे ऊपर की वायु का तापमान बढ़ जाता है। तीव्र ढाल पर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत फैलाव के कारण वायु का तापमान कम रहता है। इसके साथ ही सूर्य के सामने पड़ने वाले पर्वतीय ढाल विमुख पड़ने पर पर्वतीय ढालों की अपेक्षा गर्म होते हैं। यही कारण है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल उसके उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। जो मन ढाल पर है सूर्य किरणें सीधी पड़ती है और जिससे ऊपर की वायु का तापमान बढ़ जाता है और तापमान मतलब बढ़ गया तो मतलब वहाँ पे गर्मी होगी और वहाँ पे मतलब और तापमान भी कम हो जाता है। आगे देखते हैं मिट्टी की प्रवृत्ति और वनस्पति के आवरण। मिट्टी की प्रकृति के आवरण निर्धारण उसके गठन, संरचना तथा संगठन द्वारा होता है। इस हर मिट्टी अपनी अलग प्रकृति की होती है जो उसी अनुरूप जलवायु को प्रभावित करती है। पथरीली या रेतीली मिट्टी गर्म और सुचालक होती है, जबकि काली में चिकनी मिट्टी जल को शीघ्र ही सोख लेती है। मतलब कि मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण, उसकी गठन संरचना मतलब उसकी संरचना जैसी है, उसका संगठन कैसे है उस पर निर्भर करता है। जैसे पथरीली और रेतीली मिट्टी पर मतलब वहाँ गर्मी अच्छी सुचालक रहती है, मतलब गर्म रहती है, और जहाँ काली और चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर शीघ्र ही पानी को सोख लेती है। वनस्पति विहीन मिट्टियों ऊष्मा का विकिरण तेजी से करती है। यही कारण है कि मरुस्थलीय दिन में गर्म और रात को ठंडे होते हैं।
मतलब वनस्पति विहीन जहाँ पे मतलब सारा रेगिस्तान, वहाँ पे दिन में गर्मी और रात को ठंड होती है। वनस्पति के भी क्षेत्रों में ठंडे और तापांतर कम पाया जाता है। किसी स्थान की जलवायु नियंत्रित करने वाले कारकों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो मतलब इसके कुछ कारण हैं, जैसे उच्च अक्षांशों के पास जलवायु नियंत्रित करने वाले कारकों को संयुक्त प्रभाव के कारण कहते हैं। वो जो भी है, उच्च अक्षांशों पर पश्चिम तटीय क्षेत्रों पर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा सर्दियों में गर्म होती है। जैसे उच्च अक्षांशों मतलब ऊंचे क्षेत्रों में पश्चिमी तटीय जो उच्च क्षेत्र जहाँ पश्चिम तटीय है, वहाँ पे तापमान सर्दियों में गर्म रहती है हवा। और उपोष्ण अक्षांशों के निकट निम्न अक्षांशों पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गर्मियों की में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अपेक्षा गर्म रहते हैं। और महाद्वीपों के तटों पर सामान्यतः समुद्री जलवायु भी पाई जाती है। शुक्रिया, आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं।